Now the next question is the types of lease. Now पिछले वीडियो में तुमने लीजिंग के बारे में डिटेल्स देखा। अभी हम लीजिंग के कुछ प्रकार देखेंगे। सबसे पहला प्रकार है फाइनेंशियल लीज। ये ज्यादातर बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स में होता है, जैसे कि तुमने बोइंग कंपनी से एरोप्लेन भाड़े पे लिए। तो फाइनेंशियल लीज क्या है? इसको फाइनेंस लीज या तो फाइनेंशियल लीज बोलो तो भी चलेगा, कोई फाइनेंस लीज भी चलता है। If it transfers substantially all the risks and rewards incident to ownership. See, बोइंग कंपनी मालिक है, डू यू एग्री, एरोप्लेन्स का। सपोजली इंडिया का कंपनी है इंडिगो, उनका 6E फेमस है इंडिगो। सो इंडिगो ने बोइंग से लेट अस एज्यूम एक एरोप्लेन भाड़े पे लिया। नाउ फाइनेंशियल लीज में बहुत सारे रिस्क्स और रिवॉर्ड जो है ओनरशिप का, वो इंडिगो के पास चला जाता है। मेंटेनेंस कौन करेगा? इंडिगो। इंडिगो कौन है? लेजी। लेजर कौन है? बोइंग। नॉर्मली ये प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जो कैंसलेबल नहीं होते हैं, इसको तुम कैंसिल नहीं कर सकते। और जो रिस्क ऑफ ऑब्सोलेसेंस है, मतलब चेंज इन फैशन, अभी बोइंग का से आई थिंक 717 होगा, तो नेक्स्ट जनरेशन 747 आया है ना। सो यदि कोई चेंज ऑफ फैशन होगा तो वो लीज को, लेजी को नुकसान होगा। नॉर्मली इट कैन बी 3, 5, 8 ईयर्स, 10 साल तक नॉर्मली ये हो सकता है। लेजी खुद को ही उसका मेंटेनेंस करना है, इंश्योरेंस और टैक्सेस देखना है, और एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड तुम उसको एक्सटेंड कर सकते हो, या तो फिर तुम बोइंग से वो प्लेन जैसे डिप्रिसिएटेड वैल्यू है उसमें खरीद सकते हैं। तो फाइनेंशियल लीज एक प्रकार का जो ओनरशिप के राइट्स रहते हैं, जिस तौर पर मेंटेनेंस से लेकर सब कुछ लेजी करता है। मालिकाना हक मानते हैं लेजर का है, लेकिन फाइनेंशियल लीज में लीज रेंटल ऑपरेटिंग लीज के हिसाब से थोड़ा कम रहता है, क्योंकि मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, टैक्सेस सब लेजी की जवाबदारी है। लेजर ने बोलते ना प्रॉपर्टी दिया और बोला अभी तू देख जो भी करना है। ऑपरेटिंग लीज में बहुत हद तक लेजर का कंट्रोल भी रहता है। सो फाइनेंशियल लीज थोड़े बड़े बड़े एकदम इंडस्ट्रियल मशीनरीज जो बड़े बड़े रहते हैं, बड़े बड़े क्रेन्स, एरोप्लेन्स, वो सब में फाइनेंशियल लीज लागू होता है। ऑपरेटिंग लीज में जैसे नाम है ऑपरेटिंग, अब सिंपल सा है, आजकल लैपटॉप भाड़े पे मिलता है, महीने का मुझे लगता है शायद 1000-2000 चार्ज होगा, 1500 होना चाहिए आज के तारीख में। अगेन कौन सा टाइप का लैपटॉप है उससे भी फर्क पड़ता है। तुम प्रोजेक्टर भी भाड़े पे ले सकते हो, तुम ओला उबेर से कार भी भाड़े पे ले सकते हो। यहाँ पे बहुत सारा रिस्क और रिवॉर्ड सब्सटेंशियली ट्रांसफर नहीं होता है, डज नॉट, ठीक है ना, ये डज नॉट ट्रांसफर। शॉर्ट टर्म लीज रहता है, और जो लाइफ ऑफ एसेट 5 साल है तो तुमको 2 या 3 साल का मिलेगा। बट यहाँ पे लीज रेंट ज्यादा होगा, क्योंकि मेंटेनेंस नॉर्मली लेजर करता है। रिस्क बहुत कम ट्रांसफर किया है, क्योंकि लगभग जैसे लैपटॉप तुमको दिया है, कुछ भी डैमेज होता है तो लेजर का नुकसान होगा ना। सो इसलिए लीज रेंट ज्यादा रहता है। द लीज इज यूजुअली कैंसिलेबल। यहाँ पे तुम शॉर्ट नोटिस में इसको कैंसिल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे तुम कैंसिल नहीं कर सकते, और कैंसिलेबल भी होगा तो बहुत ज्यादा चार्जेस देना पड़ेगा। जैसे 2 साल 3 साल का है और 1 साल हो गया, तो तुमको हो सकता है 1 साल का भाड़ा देना पड़े। नाउ एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड लेजर की जवाबदारी है कि उसको फर्दर रिन्यू करना है, क्या बेच देना है।
तो ऑपरेटिंग लीज में तुम ऑपरेट करने के लिए एसेट दे रहे हो, सो उसमें रिस्क एलिमेंट थोड़ा सा ज्यादा रहता है लेजर के लिए। इन फाइनेंशियल लीज लेजी के लिए ज्यादा रहता है। एट द एंड ऑफ द ड्यूरेशन नॉर्मली वो खरीद लेता है। लीज रेंटल्स थोड़ा सा कम होगा, लेकिन बाकी के खर्चे ज्यादा होते हैं। टैक्स, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, ये जो खर्चे हैं ये थोड़े से बोल सकते हैं ज्यादा होते हैं, है ना। रिन्यूअल अगेन तुम्हारे पर है भाई, तुमने 1 महीना 6 महीना कर लिया, लैपटॉप यूज किया, तुमको और फर्दर रिन्यू करना है तो करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑपरेटिंग लीज पूना में काफी अच्छी तरीके से चलता है। नासिक में तुमने लैपटॉप भाड़े पे ऐसा सुना नहीं होगा, नासिक में मार्केट थोड़ा सा कम है, क्योंकि नॉर्मल लॉजिक लोग क्या देखते हैं कि 1,500 का लैपटॉप आता है, साल का 18,000 होता है, तो तुम साल के बाद में मालिक तो बनते नहीं हो, लेकिन 18,000 तुम्हारा चला गया है। तो लोग क्या सोचते हैं, फाइनेंशियल लीज में चलो 2,500 भरा, तो 1 साल बाद या 2 साल बाद 60,000 भरा, मानते लैपटॉप की कीमत 45-50 है, लेकिन लैपटॉप तुम्हारा हो जाएगा। तो फाइनेंशियल लीज इन दैट केस ज्यादा सुटेबल है इंडिविजुअल्स के लिए। बट कंपनी रहेगी तो कंपनी बोलेगी कि जैसे वक्त बदलता है, लैपटॉप के भी रिलेवेंस चेंज होते रहते हैं या मॉडल्स चेंज होते रहते हैं, सो टेम्पररी यूज करो, ठीक है ना। जैसे तुमने नवी मर्सिडीज लीज पे लिया, 2 साल बाद तुम बदलोगे बिकॉज तुम अपना स्टेटस मेंटेन करना चाहते हो, तो बाद में चेंज कर दिया। मेंटेनेंस अल्टीमेटली लेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस। जैसे क्या होता है कि घर का जो रेंट अपन लेते हैं उसका घर पट्टी मालिक भरता है, मेंटेनेंस भी नॉर्मली तो मालिक ही भरता है, ठीक है ना। इंश्योरेंस मालिक की जवाबदारी है। सो घर का जो अ, भाड़े पे लेते हैं, ठीक है ना, वैसे तो वो रेंटल रहता है क्योंकि छोटा रहता है 11 महीने का, लेकिन वो ऑपरेटिंग लीज में आएगा, क्योंकि घर पट्टी मेंटेनेंस ज्यादातर तो मालिक भरेगा। घर का इंश्योरेंस जो भाड़े करी है उसका इंश्योरेंस से कोई लेना देना नहीं। घर को कुछ हो जाता है तो भाड़े करी बोलेगा मेरा क्या जा रहा है, अल्टीमेटली जाता किसका है, मालिक का। तो इसलिए ऑपरेटिंग लीज में घर का मेंटेनेंस ले लो, ठीक है ना, उसका टैक्सेस ले लो, उसका इंश्योरेंस ले लो, सब घर का मालिक संभालता है। और यदि फिनेंशियल लीज किया, जैसे 5 साल के लिए घर का तुमने एग्रीमेंट किया, तो हो सकता है कि वो बोले कि मेंटेनेंस तू भर, वो आपस के अंडरस्टैंडिंग पर भी है। अब वो तुम्हारे पर है, तुम कौन सा लीज करना चाहते हो। लेकिन ऐसा देखा गया है बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स है, एरोप्लेन ये सब, वो फिनेंशियल लीज में आते हैं। और तुम्हारा छोटे मोटे जो है ना लैपटॉप और प्रोजेक्टर और ये सब, ओला उबेर के जो कार्स है, ज्यादातर ये इस लीज में आते हैं, ऑपरेटिंग लीज में आते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा ये कंसेप्ट था। अभी सेल और लीज बैक देखेंगे। सेल और लीज बैक बड़ी इंटरेस्टिंग स्थिति है। ऐसा सोचो, तुमको इजी एग्जांपल देते हैं कि तुम्हारे पास एक क्लास है, क्लासरूम है, तुम मालिक हो क्लासरूम के। क्लासरूम की कीमत है 50 लाख, ठीक है। एक आदमी को, जो मालिक है क्लासरूम का, मिस्टर ए, उसको एक फाइनेंशियल सेटबैक आ जाता है, कुछ तो प्रॉब्लम हो जाता है उसको फाइनेंशियल, कुछ में भी हॉस्पिटलाइजेशन या कोविड की वजह से उसके 2 से 3 फैमिली मेंबर एडमिट हो जाते हैं, और खर्चा 15 से 20 लाख आता है। अब उसके पास पैसे नहीं है, उसका मेडिक्लेम सिर्फ 1-1, 2-2 लाख का था। तो वो क्या करता है, मिस्टर ए, ठीक है, मिस्टर ए तुमको बोलता है कि भाई मेरा क्लास खरीद ले, तुम्हारे पास पैसा है। सो तुम जो स्टूडेंट्स हो, बी हो, सो मिस्टर ए ने स्टूडेंट्स मिस्टर बी को 50 लाख में क्लासरूम बेच दिया। अब मालिक कौन हो गया, मिस्टर बी हो गया। लेकिन मिस्टर ए बोलता है कि मैं मेरा क्लासरूम तुमको दे रहा हूँ, बेच रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे ये भाड़े पे दे दो। मंथली भाड़ा कितना आएगा, 15-20 हजार, वो तो मैनेज हो जाएगा। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि एक आदमी अपना प्रॉपर्टी बेच रहा है सामने वाले को, प्रॉपर्टी बेच के सामने वाले को बोलता है कि भाई तुम ही मुझे ये भाड़े पे दे दो। सो ये सेल और लीज बैक, ये लेकिन बहुत रेयर होता है, क्योंकि ये जब फाइनेंशियल सेटबैक या कोई प्रॉब्लम रहा तो एक आदमी बेचता ना। अब सपोजिटली एक आदमी को भाड़े की
मालिक है वो कार का, उसके पास इनोवा है जो भाड़े पे चलाता है, उसको वापस कोई प्रॉब्लम आता है फाइनेंशियली, तो वो एक कस्टमर को बेच देता है और उससे ही वापस भाड़े पे, मतलब तुम मालिक थे प्रॉपर्टी के, अब तुम्हारा ही वो प्रॉपर्टी भाड़े का हो गया, है ना। सो ये कंसेप्ट है सेल एंड लीज बैक का। लेवरेज लीज बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। अभी ऐसा सोचो कि तुम्हारे पास एक नहीं, ऐसा सोचो, हाँ, कि तुम्हारे पास एक इनोवा है, ठीक है, और इनोवा है 25 लाख की। तुमने महिंद्रा एंड महिंद्रा को लगते रहते हैं, उनको डेली ट्रांसपोर्टेशन के लिए कार गाड़ियां लगते रहते हैं, तो वो लोग लीज पे लेते रहते हैं। तो तुम क्या करते हो, मैं स्टूडेंट को बना देता हूँ अभी, तुम इनोवा के मालिक हो, तुम्हारा कस्टमर महिंद्रा एंड महिंद्रा है। तुम क्या करते हो, तुम्हारी कार महिंद्रा एंड महिंद्रा को लीज कर देते हो, लेकिन तुम्हारी जो कार है तुमने टोयोटा कंपनी से लोन में खरीदा है। सो ऐसा सोचो कि टोयोटा जो कार है 25 लाख का, तुमने 20 लाख भरा है अभी तक, ठीक है ना, 5 लाख भरना बाकी है, और तुम 20,000 महीना, जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, या 25,000 महीना का भाड़े पे दे रहे हो, किसको, महिंद्रा एंड महिंद्रा को, कि भाई तुम्हारे लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए कार लगता है। तो लेवरेज लीज क्या हुआ, मैं तुमको जो, तुम जब किसी को भाड़े पे दे रहे हो वही प्रॉपर्टी तुम्हारा है, लेकिन तुमने कर्जे पे लिया। महिंद्रा तुम्हारा जो हफ्ता आता है टोयोटा का, अभी 5 ही लाख बचा हुआ है, तो हफ्ता 10,000 आएगा, सोचो। सो महिंद्रा एंड महिंद्रा तुमको महीने का 25,000 देते हो, उसमें से 10,000 तुम टोयोटा को देते हो। सो लेवरेज लीज इज वेरी क्लियर, जो मालिक है उस प्रॉपर्टी का, उसने कर्जे पे लिया हुआ है, वो भाड़े पे देता है, और जो भाड़ा आता है उससे कर्जा लेता है। एक सिंपल सा एग्जांपल बताओ, तुमने एक घर खरीदा, एक 30 लाख का घर खरीदा, 20 लाख कैश भरा, 10 लाख का लोन लिया, होम लोन। 10 लाख का होम लोन में हफ्ता 10,000 आ रहा है, तुमने भाड़े पे दिया 15,000 रुपए पे, तुमको भाड़े करीब 15,000 देता है, उसमें से 10,000 तुम इसको दे देते हो, होम लोन वाले को, बैंक को दे देते हो। सो इस कंसेप्ट को लेवरेज लीज बोलते हैं। ये बोलते हैं ना, रॉबर्ट कियोसाकी जो है, जिसने बुक लिखी है रिच डैड पुअर डैड, वो ये काफी फॉलो करता है लेवरेज लीज। वो क्या करता है, घर उसके पास, जहां तक मेरा नॉलेज है, उसके पास 500,000 घर है अमेरिका में, जो उसने भाड़े पे दिए हुए हैं, सारे के सारे घर लोन पे लिए, और उसने ऐसा एडजस्टमेंट किया कि जो लीज रेंट आएगा उससे हफ्ता भर दो, मतलब वो घर बैठे बैठे मालिक बनते जाता है। करेक्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज अ सेल एड लीज। नाउ इसमें मैं नासिक का तुमको केके ट्रेवल्स की बात करूंगा। लेजर एग्रीज विद द मैन्युफैक्चरर टू मार्केट इज प्रोडक्ट। अभी जो केके ट्रेवल्स है नासिक का, नॉर्मली मुझे सपोजिटली बॉम्बे में सपोजिटली कहीं जाना हो, बैंगलोर गोवा है कहीं पे भी, ठीक है ना, इफ मेरे को फ्लाइट पकड़ना है, तो क्या होता है, हमेशा केके ट्रेवल्स बेस्ट है। वो तुमको घर पे आते हैं, पिकअप करते हैं, एयरपोर्ट तुम्हारे जहां टर्मिनल है वहां तक तुमको ड्रॉप करते हैं। और नासिक में उनके पास, उनका मेन सर्विस पुणे बॉम्बे का है, उनके पास 500,000 कार है जो मैंने सुना है, लेकिन उनके पास अलग अलग गाड़ियां हैं। लेकिन अभी टोयोटा को लगता है केके ट्रेवल्स बहुत बड़ा है, एक्चुअली पुणे मुंबई के लिए बहुत बढ़िया है, नासिक में भी जाने के लिए बेस्ट है। एक और ऑप्शन है, तुम बॉम्बे ना का जाओ, टैक्सी पकड़ो बॉम्बे में, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, केके ट्रेवल घर से पिकअप करते हैं, सो वो काफी कंफर्टेबल रहता है। सो मैं, मेरे को आते समय भी मैं केके ट्रेवल्स ही प्रेफर करता हूँ, और जाते समय भी। सो मेन मुझे वो कंफर्टेबल बहुत लगता है। तो केके ट्रेवल्स, टोयोटा इनोवा केके ट्रेवल्स को बोलता है। जो लेजर है, ठीक है ना, जो केके ट्रेवल्स है, with the manufacturer to market his product through his leasing operations, in return for which the manufacturer agrees to pay him a commission. जो मालिक है, लेजर है, ठीक है ना, सपोजिटली मैं भाड़े पे लैपटॉप्स लेता हूँ, ठीक है ना,
लेकिन जो लेजर मुझे भाड़े पे दे रहा है, से एक लीजिंग कंपनी है, सोचो मेरा एक स्टूडेंट है वो लैपटॉप से भाड़े पे देता है, उसने सपोजली, है नहीं मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, उसने सपोजली एचपी से टाइप किया। अभी एचपी, डेल, एप्पल बहुत सारे लैपटॉप्स है, लेनोवो है, ASUS, असूस, या कैसे प्रोनाउंस करते हैं मुझे पता नहीं। फिर ये मेन है लैपटॉप्स इंडिया के। तो यदि मेरे स्टूडेंट ने कॉन्ट्रैक्ट किया एचपी के साथ कि भाई हम तुम्हारे ही लैपटॉप भाड़े पे देंगे, तो एचपी बोलता है कि ठीक है, लैपटॉप 50,000 का है, हम तुमको जो भी भाड़े पे देंगे हम तुमको कुछ कमीशन देते हैं। इससे एचपी का भी ब्रांड बिल्डअप होता है, भाड़े पे उनका भी लैपटॉप बिकता है, लेजर को भी कॉन्फिडेंस है एचपी पे। सो इस प्रकार से सेल एंड लीज है, ठीक है ना। इन दिस टाइप ऑफ एग्रीमेंट द लेजर प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड पर्सनल सर्विस, जैसे कि मेडिकल इंस्ट्रूमेंट दिया बट उसका मेंटेनेंस यही करेंगे जो मालिक है, लेजर है। फॉर एग्जांपल बोइंग कंपनी में लेजर है, जेट एयरवेज लेजी है, बट बोइंग का मेंटेनेंस के लिए उनके लोग आएंगे और मेंटेन करेंगे। सो मतलब मैं गाड़ी भाड़े पे दे रहा हूँ एज लेजर, लेजी को, लेकिन उसका मेंटेनेंस की जवाबदारी भी मैं ले रहा हूँ, उसको सिर्फ क्या करना है, उससे कमाना है और लीज रेंट भरना है, ठीक है ना। सो दैट इज कॉल्ड एज अ स्पेशलाइज्ड सर्विस लीज, जिसमें तुम बोलते हैं ना स्पेशलाइज सर्विस दे रहे हो। स्मॉल टिकट लीज मतलब छोटा रकम का तुम वैल्यू, जैसे कि प्रोजेक्टर, लैपटॉप। लार्ज वैल्यू एसेट मतलब एरोप्लेन ले लो, बिग टिकट लीज रहता है। क्रॉस बॉर्डर लीज वो लीज है जो तुम ऐसा सोचो, जैसे बोइंग इज एन अमेरिकन कंपनी, बोइंग, इंडिगो इज एन इंडियन कंपनी। इंडिगो ने अमेरिका से जो क्रॉस बॉर्डर लीज बोइंग भाड़े पे लिया, सो दैट इज कॉल्ड एज अ क्रॉस। इन शॉर्ट, इंडिया के बाहर से तुम कोई भी प्रोडक्ट लेते हो तो दैट इज अ क्रॉस बॉर्डर लीज। समझ में आए सारे वेराइटीज। तो ये क्वेश्चन कौन सा था, टाइप्स ऑफ लीज था, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से और MCQ के हिसाब से।